हेलो वन। कहते हैं हर एक समस्या का अपना एक समाधान होता है, बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए उस समाधान को लागू करके समस्या को समाप्त करने को लेकर। ऐसा ही मुद्दा है इजराइल फिलिस्तीन विवाद का। इजराइल फिलिस्तीन विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, युद्ध की एक स्थिति है। इजराइल के द्वारा लगातार यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं और इजराइल फिलिस्तीन विवाद के इतिहास को भी हमने देखा जो काफी पुराना है। लेकिन क्या इसे हल किया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई सोल्यूशन है? तो हाँ, इस सोल्यूशन को कहा जाता है टू स्टेट सोल्यूशन, एक समाधान। यहाँ पे दो राज्य समाधान इसे बोला जाता है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है ये टू स्टेट सॉल्यूशन? किस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन विवाद को समाप्त किया जा सकता है? इसके संघर्ष की जो लगातार एक स्थिति है वो हमेशा के लिए कैसे खत्म की जा सकती है? तो यहां पर आइए समझते हैं क्या है ये टू स्टेट सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो स्थिति है वो हम यहाँ पर इस पर नजर डालते हैं, क्योंकि समस्या लगातार जो बनी हुई है उसका एक संपूर्ण समाधान है। इसमें देखिए टू स्टेट सॉल्यूशन जो है ये एक दशकों पुरानी स्थिति, जो घटनाक्रम है, जो विवाद है, उसको समाप्त करने का अपना एक तरीका है। और ये विवाद किसके मध्य चल रहा है? आपको देखा जाए इजराइल फिलिस्तीनी विवाद। और इस विवाद को हल करके शांति स्थापित करने के लिए इस क्षेत्र में टू स्टेट सॉल्यूशन को लागू करने की बात की गई थी। इसमें होता क्या है? देखिए इसमें समाधान है कि इजराइल जो है, इजराइल के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य को स्थापित किया जाए। वर्तमान समय में देखा जाए इजराइल एक देश के तौर पे आधिकारिक तौर पे मान्यता प्राप्त है, लेकिन उसी क्षेत्र में अगर हम देखें जो गोलन हाइट्स है, आपका गाजा पट्टी का एरिया है, वेस्ट बैंक का एरिया है, जहां पर फिलिस्तीन दावा करता है और फिलिस्तीन की मांग भी है कि उसे उन क्षेत्रों को फिलिस्तीन राज्य के रूप में यहाँ पे प्राथमिकता दी जाए, उसे यहाँ पर अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। अगर हम उसे भी, उस क्षेत्र को भी यहाँ पे मान्यता देते हैं तो दो राज्य एक ही क्षेत्र में अर्थात दो अलग अलग देश हो सकते हैं, फिलिस्तीन और इजराइल। और इस मुद्दे को अगर हम देखें तो इसकी स्थापना की अवधारणा को यहां पर प्रस्तुत करना ही दो अलग समुदाय के लोगों के लिए दो अलग अलग राज्य, फिलिस्तीनियों के लिए यहां पर एक अलग राज्य और वहीं पर इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए एक अलग राज्य। अब देखा जाए तो इजराइल की सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के साथ साथ एक यहूदी बाहुल्य आबादी बनाए रखने की इसमें अनुमति दी गई है, क्योंकि इजराइल की मांग है कि वहां पर उसे एक यहूदी राज्य के रूप में यहां पर विश्व स्तर पर मान्यता दी जाए। तो यहां पर यहूदी जितने भी हैं वो इजराइल में रह सकते हैं और यहूदी राज्य के रूप में उसको मान्यता भी इसमें मिलती है। वहीं फिलिस्तीनियों के लिए एक अलग देश की यहां पर व्यवस्था का इसमें प्रावधान किया गया है। पूरा मुद्दा ही यहां पर ये टू स्टेट सॉल्यूशन के स्तर पे प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि घटनाक्रम अगर हम देखें 1947 की बात करते हैं। 1947 में देखिए संयुक्त राष्ट्र ने एक विभाजन योजना यहां पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों तक सैन्य कार्यवाही हिंसा के कारण जो बनी हुई थी उसको लाकर एक विभाजन योजना की स्थिति प्रस्तुत की। 1991 में देखें अमेरिका की मध्यस्थता के बाद मैड्रिड शांति सम्मेलन जो हुआ, इसमें इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को हल करने के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन पर एक सहमति बनी। तो 1991 में आपको देखा जाए तो जो विभाजन योजना 1947 से प्रारंभ हुई थी उसे यहां पर नाम दे दिया गया 1991 में टू स्टेट सॉल्यूशन। अब इसमें हुआ क्या क्या, किन के क्षेत्रों को किसे दिया जाना है? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगर देखा जाए तो एक टू स्टेट सॉल्यूशन जहां फिलिस्तीनी इजराइल वैध राष्ट्रीय आकांक्षाओं को स्वीकार करता है और इस क्षेत्र में शांति स्थायी, यहां पर एक अस्थायी शांति यहां पर आपको बन सकती है। इसके संदर्भ में यहां पर ऐसी कह सकते हैं कि एक वर्तमान जो स्थिति है, जो समस्या है, उसका ये पूर्ण समाधान के रूप में देखा जा सकता है। एक शांति स्थापित की जा सकती है, लगातार संघर्षों की स्थिति समाप्त की जा सकती है और एक कह सकते हैं कि अशांति वाले क्षेत्र को एक शांति वाले क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सकता है। और टू स्टेट सॉल्यूशन को लेकर के यहाँ पर कुछ विवादित स्थितियां भी, कुछ कहते हैं देखिए आपको कुछ जोखिम भी है जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा, और इस स्थिति में क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए टू स्टेट सॉल्यूशन से जुड़े जोखिम, पहला ईरान का पहलू है। इजराइल की उत्तरी सीमा पर अभी भी तनाव जोखिम की स्थिति है, विशेष रूप से ईरानी और हिजबुल्ला जो फिलिस्तीन से जुड़े हैं के खिलाफ सीरिया में इजराइल के हमलों, हाल ही में यूएस के द्वारा ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बाद यह क्षेत्र लगातार संवेदनशील है, क्योंकि इजराइल और ईरान का जो मुद्दा है वो भी बहुत ही संवेदनशील है। इनके मध्य लगातार विवाद बना रहता है और इसके कारण आपको जो विवाद की स्थिति है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई, जैसे ईरान ने भी हाल ही में हमास के द्वारा इजराइल पे किए गए हमले को लेकर के उनकी संसद में यहाँ पर खुशियां मनाई गई, उनके द्वारा इसको समर्थन दिया गया, जो कि अपने आप में दिखाता है कितनी विध्वंसकारी घटना में भी यहां पे ईरान का अपना एक स्पष्ट एजेंडा है कि वो फिलिस्तीनियों के पक्ष में है। उसके बाद क्षेत्रीय शीत युद्ध की अगर हम स्थिति पर नजर डालें तो यहां पे कहा गया कि मध्य पूर्व क्षेत्र में वर्तमान में ईरान और सऊदी अरब के बीच एक क्षेत्रीय शीत युद्ध का सामना करना है और इसके कारण यहां पर कई छोटे परंतु घातक सैन्य समूहों का यहां पर उदय हुआ है। तो ईरान का एक और यहां पर जो युद्ध चल रहा है वो सऊदी अरब से चल रहा है
उदाहरण के लिए यमन का एक एरिया को देखा जा सकता है, और यमन को देखें तो यहाँ पर आपको सक्रिय रूप से हूती लड़ाके हैं और इनके पास काफ़ी अधिक क्षमता है, गंभीर अस्थिरता की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसी के आसपास देखिए सीरिया के आसपास आपको ISIS का यहाँ पर उदय हो चुका है, यहाँ हूती हैं, फिलिस्तीन जो है वहाँ पर हमास है। तो कई ऐसे यहाँ पर छोटे छोटे संगठन डेवलप हो चुके हैं जो कि इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं, और इस क्षेत्र की अस्थिरता का एक बड़ा कारण है। और कई बार यहाँ पर इनके साथ छोटे छोटे युद्ध भी आपको होते हुए देखे जा रहे हैं। और तीसरी बात, यहाँ पर एक तीसरा इंतफादा की बात की जा रही है। तीसरा इंतफादा क्या है? कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अभी हाल ही में हमास के द्वारा इजराइल पर यहाँ पर हमला किया गया, इसे तीसरे इंतफादा की घटना बोला गया। अब इसमें कहा जाता है कि ये स्थितियां एक तीसरे इंतफादा का कारण बन सकती है। वर्तमान में सक्रिय शांतिपूर्ण प्रतिरोध चरम स्थिति पर पहुंच सकता है और मानव अधिकारों को उल्लंघन बदल सकता है, जैसा कि वर्तमान समय में देखा जा रहा है। रेप की घटनाएं हो रही हैं, अगवा हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, मार हो रही है, मारकाट हो रही है। तो एक बड़े स्तर पर यहाँ पर देखा जाए मानवाधिकारों को उल्लंघन और लोगों को मारा जा रहा है हमास के द्वारा। तीसरे इंतफादा का मतलब होता है कि यहाँ पर अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक जिहाद को अपना करके यहाँ पर लोगों को अपनी एक स्वतंत्र स्थिति को, जैसे कि यहाँ पर फिलिस्तीन की मांग है, उसको पूरा करना। चलिए बात करते हैं फिलिस्तीन में जो विभाजित एक राजनीतिक नेतृत्व है उसके बारे में। सबसे पहले देखिए, फिलिस्तीन जो है एक राजनीतिक नेतृत्व में समन्वय का यहाँ पर व्यापक रूप से एक अभाव वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। जहां वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी राष्ट्रवादियों के द्वारा टू स्टेट सोल्यूशन का यहाँ पे समर्थन किया जाता है, वहीं अगर हम बात करें तो गाजा का राजनीतिक जो नेतृत्व है इजराइल को मान्यता नहीं देता है, क्योंकि गाजा और वेस्ट बैंक ये दो बड़े हिस्से हैं जिसको मिला करके ही फिलिस्तीन की मांग की जा रही है। गाजा छोटा हिस्सा है, वेस्ट बैंक बड़ा हिस्सा है। वेस्ट बैंक चाहता है कि यहाँ पर देखिए टू स्टेट सोल्यूशन को मान्यता दी जाए और इसे फिलिस्तीनी राज्य के रूप में स्वीकारता मिल जाए। वहीं गाजा पट्टी यहाँ पर आपको जो है वो जो एरिया है वो नहीं चाहता, वो यहाँ पर इजराइल के अस्तित्व को ही यहाँ पर स्वीकार नहीं करता है। इंतफादा की स्थिति जो है वो भी मैं आपको बता दूं, थोड़ी डिटेल से इसे समझ लीजिए। इंतफादा जो है वेस्ट बैंक गाजा पट्टी में हुए फिलिस्तीनियों के दो प्रसिद्ध विद्रोह हैं, जिनका उद्देश्य उस क्षेत्र में इजराइल के द्वारा किए गए कब्जे को समाप्त करना और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की यहां पर स्थापना करना है। पहला इंतफादा हुआ था दिसंबर 1987 में और सितंबर 1993 में पहले ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और उसके माध्यम से इस पहले इंतफादा को वहां पर समाप्त किया गया। इजराइल फिलिस्तीनियों के बीच शांति वार्ता को एक रूपरेखा यहां पर ओस्लो समझौते के माध्यम से दी गई थी। इसके बाद दूसरा इंतफादा हुआ, जिसे अल अक्सा इंतफादा भी यहां पर कहा जाता है। सितंबर 2000 में यह शुरू हुआ और इन दोनों विद्रोहों में 5000 से अधिक फिलिस्तीनी और 14000 इजरायली मारे गए। इसके बाद अगर हम फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण से देखें आगे की भूमिका कैसी है, भारत यहाँ पे स्थिति क्या होगी, तो ऐतिहासिक रूप से भारत टू स्टेट सोल्यूशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों के नेतृत्व को वार्ताओं को यहाँ पर आग्रह करता है कि आप इसमें शामिल हों। फिलिस्तीन में भारतीय प्रयास फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले भारत फिलिस्तीनी विकास साझेदारी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण संस्थाओं के सुदृढ़ करने पर केंद्रित रहा है। इजराइल के साथ भारत रक्षा विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में यहाँ पर विशेष संबंध साझा करता है और इस कारण से भारत इन दोनों को स्थायी शांति दिशा में आगे बढ़ाने हेतु यहाँ पर एक सॉफ्ट पावर पॉलिसी का यहाँ पर यूज कर सकता है। इसके अलावा अब्राहम एकॉर्ड को देखा जाए तो वो भी एक सकारात्मक कदम रहा जो यहाँ पे इजराइल और यूएई के मध्य हुआ, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में शांति बहाली के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें अगर हम देखें तो बहरीन, सूडान, मोरक्को के बीच इन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए हालिया इस समझौते को अब्राहम एकॉर्ड नाम दिया गया था और इसके माध्यम से एक प्रत्यक्ष वार्ता के माध्यम से शांति को स्थापित किया गया। क्षेत्रीय शक्तियों को अब्राहम एकॉर्ड की तर्ज पर दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापना के प्रयास भी यहाँ पर आपको करने चाहिए, अर्थात जैसे यहाँ पे बहरीन, सूडान, मोरक्को, यूएई के मध्य यहाँ पर इस तरह के जो समझौते हुए हैं उसी तरीके से इजराइल फिलिस्तीन विवाद को सोल्यूशन स्थापित करने के लिए भी यहाँ पे प्रयास करने चाहिए। ऐसा ही कोई समझौता किया जाए या टू स्टेट सोल्यूशन को लागू किया जाए जिसके माध्यम से जो समस्या है इजराइल फिलिस्तीन विवाद को, इसको हमेशा के लिए यहाँ पे समाप्त किया जा सके। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।